एक्स रुपीज में आ रहा है 10 रुपए में, तो यहाँ वो कहेगा जितना है उसका डबल अमाउंट इंपोर्ट ड्यूटी पे करो। क्या पे करो? इंपोर्ट ड्यूटी। तो वो जब यहाँ इधर आता था तो कितने रुपए का सामान हो जाता था बोलो? 30 रुपए का। 10 रुपए का सामान है और डबल इंपोर्ट ड्यूटी। तो अब वहाँ का खिलौना, चाइना का खिलौना बहुत सस्ता है, अभी सस्ता है, लोग खरीदने लगे, लेकिन पहला ऐसा नहीं था। पहले इंपोर्ट ड्यूटी लग के जब आता था, इसको ट्रेड बैरियर कहते हैं कि इफ देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन यू कैन टेक इट फ्रॉम आउटसाइड, हाउएवर देयर इज ए ट्रेड बैरियर, ड्यू टू ट्रेड बैरियर देयर इज इंपोर्ट ड्यूटी। अब जैसे ये देखो, ये वास्तव में फ्रांस में अगर मैं जाता तो ये 3000 का है, लेकिन इस पर 3000 की इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, मुझे 6000 का पड़ा है। कोई फ्रांस का है, कोई जर्मनी का है, सब अलग अलग जगहों के हैं, लेकिन जितने का सामान है, और उसके लिए भी अगर तुम अमेजॉन इंडिया देखोगे तो ये मिलेगा भी नहीं, उसमें अमेजॉन फ्रांस देखना पड़ा, मुझे जर्मनी देखना पड़ा, तब जाके मिला। फिर उसकी ट्रेड ड्यूटी देखो, फिर अपना आई कार्ड दिखाओ, तो तब दिखाओ, तब जाके वो हैंड ओवर करता। कई सारे इनके पंचुएशन हैं। इतना उदारवाद होने के बाद भी तो बोलो, ऐसी स्थिति में ये चीज़ ट्रेड बैरियर की वजह से तो ही हमारे यहाँ के लोग प्रोटेक्टेड हैं। नहीं तो अगर ये 3000 का मिलता तो क्या यहाँ लूट ना मच जाती? 6000 का मिल रहा है तो लोग सोचते हैं कि चलो इंडियन ही ले लें। बात समझ आई कि नहीं? तो ट्रेड बैरियर का मतलब तुम्हें समझ में आया कि गवर्नमेंट कैन चार्ज एनी इम्पोर्ट ड्यूटीज। जो वहाँ से आती है ना, पाकिस्तान से मिर्च, तो वो कस्तूरी मेथी आती है और मिर्च आती है, तो वो 10 रुपए की है, उसमें वो 800% लगा आ ही ना पाए। 10 रुपए की है तो 80 रुपए टैक्स दो, यहाँ 90 की आएगी, पाकिस्तान की चीज़ें बिके ही ना। गवर्नमेंट कंडेम्स एनी काइंड ऑफ एक्सपोर्ट, कहते ठीक है हम करें, लेकिन ट्रेड इतना चार्ज करेंगे। बोलो वो चीज़ 80 रुपए में आएगी, 80 रुपए ड्यूटी, 10 रुपए की चीज़ 90 रुपए के बाद यहाँ पहुँचेगी, तो कोई लेगा क्या? तो इसलिए हाई इंपोर्ट ड्यूटी हमने भी लगा रखी है, चाइना ने भी अपनी तरफ से हाई लगा रखी है। हाउएवर जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, मेडिसिन, उसमें गवर्नमेंट ने ये, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बोला फार्मास्यूटिकल्स में ये सब नहीं चलेगा। जो बेसिक दवाएं हैं ना, उसमें आपको एक नॉमिनल ट्रेड ड्यूटी ही लगानी है। जैसे पैरासीटामोल इन सबको महंगा कर दो, तो सबसे बड़ा दुनिया का फार्मास्यूटिकल सप्लायर कौन है? इंडिया। पूरे विश्व को, यहाँ तक कि अमेरिका में अगर ये दवा भेजना बंद कर दे इंडिया तो तबाही हो जाए। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट फार्मास्यूटिकल सप्लायर ऑफ इंडिया। हमने 190 देशों को कोरोना काल में कोरोना की वैक्सीन दी है, 190 देशों, और अपने यहाँ 150 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन लगा दी, जबकि दुनिया में लोगों की हालत खराब हो। तो आप समझ सकते हैं कितने लार्ज स्केल पे हमारे फार्मास्यूटिकल्स हैं। अब जरा देखें, तो आगे की बात आती है until the middle 20th century। मिडिल 20th century, अमन तुम क्या समझते हो बोलो? यस, 20th century production is largely organized। विद इन द कंट्री। सोनाक्षी, इसका क्या मतलब है सेंटेंस का? विद इन द कंट्री, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बोलो सुजैन। रिया, सर मतलब जो मेन प्रोडक्शन हो रहा था वो एक कंट्री के अंदर ही हो रहा था। ये सही कह रहे हैं कि एक कंपोनेंट एक ही देश में बन पाता था। ठीक है, हाँ सुनिए, ठीक बता रहे, तो उसमें कितना हंसती क्यों? ठीक ही तो बोल रही। इसका मतलब है कि वो कंपोनेंट ये नहीं कि इसका ये पार्ट यहाँ बना, असेंबल वहाँ हुआ, सर्विस सेक्टर वहाँ है और बेचा वहाँ, ऐसा नहीं है। एक देश बना सकता है तो बना ले और बेच दे, तुमको ये नहीं कि वहाँ की सर्विस मिलेगी, वहाँ की असेंबली। बात समझ आ गई कि नहीं? एंड देयर वाज नो MNC, कोई MNC नहीं था ना कि सब जगह काम करे, कोई ऐसा था क्या? एंड
जो MNC है या मल्टीनेशनल कंपनी हैज नॉट केम इन एग्जिस्टेंस, मल्टीनेशनल कंपनी हैज नॉट इमर्ज्ड या केम इनटू एग्जिस्टेंस। After that, there was a liberalization period in world, but India remained isolated from it. इंडिया ने नहीं लिबरलाइजेशन किया, दुनिया भर में लिबरलाइजेशन हो गया, कंपनियां वहां बनवाती थी वहां, लेकिन इंडिया ने किया क्या? अभी कहानी बताई ना तुमको। आफ्टर दैट, ठीक है, ड्यू टू कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड जो वर्ल्ड नेशंस हैं वो गॉट कनेक्टेड, वर्ल्ड नेशंस केम क्लोजर टू ईच अदर एंड ओपनड देयर मार्केट फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, फॉर कंपनीज ऑफ अदर कंट्रीज। नहीं, यहीं से अभ्युदय किसका हुआ? मल्टीनेशनल कंपनी का। एंड ओपन, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया था। ओपनड देयर मार्केट फॉर कंपनीज ऑफ अदर कंट्री। अगर अदर कंट्रीज के लिए हमने ओपन कर दी मार्केट, तो इसके अच्छे क्या क्या पक्ष हो सकते हैं नमन, और बुरे क्या क्या हो सकते हैं? उन्होंने खोल दिया तो इससे क्या अच्छे पक्ष हो गए? They also relaxed their policy for such company कि आओ तुमको किराया भी नहीं देना है 3 साल तक, जब इनकम होने लगे तब देना। ऐसा ऐसे बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाई। They also have given favored relaxation to companies, प्रमोट करने के लिए कि तुम आओगे हमारे यहाँ, मान लीजिए 3000 करोड़ रुपए का एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओगे, क्या 2000 लोगों को व्यापार नहीं दोगे? क्या उनको नौकरी नहीं दोगे? लेबर तो हमारे यहाँ से ही लोगे कि नहीं लोगे? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो उन्होंने रिलैक्सेशन दिया, लेकिन अभी भी सवाल वही है, इससे हमें क्या फायदा हुआ? या जहाँ पे ये लोग गए, इंडिया ने तो लॉक कर रखा था ना, लेकिन जहाँ जहाँ ये फैल रहा था पूरी दुनिया में, तो जिन देशों में फैल रहा था उन्हें क्या फायदा हुआ? एंड ठीक है, ऑफर्ड रिलैक्सेशन एंड उनको एग्जम्पशन इन इंपोर्ट ड्यूटी। ये वर्ड समझ रहे हो? अब समझो इस चीज को। अभी हमने बताया ना, यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये ट्रेड बैरियर है। अगर इनसे ये पैसा ना लिया जाए 20 रुपए, तो तुमने उनको छूट दे दी ना, ठीक है तुम सामान लेके आओ, तुमसे कोई पैसा नहीं लिया जाए। उस चीज को क्या कहेंगे कि इंपोर्ट ड्यूटी। एक होती कि आवक, एक होती जावक। इंपोर्ट एक और एक होता है बाहर भेजना, ठीक है कि नहीं, एक्सपोर्ट। सो दैट इज एंड गिवन। और क्या दिया बोलो, अर्चिता सेंटेंस पूरा करो। एंड गिवन, बता ही नहीं, आप बोलो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ड्यूटी दे दी उनको, ड्यूटी ठीक है, तुम्हें हाँ वही चीज है, एग्जम्पशन इन इंपोर्ट ना, गिवन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। शब्दों को पकड़ो अर्चिता। उनको क्या किया बताओ कि कोई भी चीज इंपोर्ट हो रही है तो उस पर क्या किया बताइए। आयात और निर्यात वर्ड समझते हो? आने को आयात कहते हैं और बाहर भेज दिया तो निर्यात। तो आयात में जो इंपोर्ट ड्यूटी है उस पर छूट मिली, ठीक है, और आयात में इंपोर्ट तो समझते हो ना चीजों को, आने को। एंड दे हैव रिमूव्ड या लिफ्टेड ट्रेड बैरियर्स। बोलो इसका मतलब हटा दिया। इस तरीके के जो बैरियर थे कि चाइना के आने पर इतना है, वो सब हटा दिए, बोले ठीक है अब आ सकता है। इट वॉज नोन एज फ्री ट्रेड। इसे क्या कहा जाएगा? ऐसा पहले किसने और कब किया था? बता दिया उसने कि नेपोलियन ने 1804 में किया था। फ्री ट्रेड किया था कि नहीं सारे देशों का? वही चीज इन लोगों ने अपनाई। बोलना सही कि नहीं?
अब जरा देखो, ट्रेड बैरियर्स वर लिफ्टेड, नोट कर रहे हो? ट्रेड बैरियर्स वर लिफ्टेड, ट्रेड बैरियर हटा दिए गए, ठीक है। इससे क्या हुआ? नाउ देयर वाज ए रैपिड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, टेक्नोलॉजी। जब एमएनसी यहाँ आएगी, यूरोप की आएगी, तो अपने साथ वहाँ जो बहुत अच्छा शानो शौकत का मैकडोनल्ड्स का शोरूम है या जो भी जिसका वो सब पूरा लाएगी यहाँ पर इन्फ्लुएंस। वैसा ही तुम्हें मिलेगा मैकडोनल्ड्स, चाहे तुम पाकिस्तान चले जाओ तो कहीं पर भी कुछ भी होगा। क्या पूरी दुनिया में नहीं फैलेगा? उसके सारे आउटलेट्स में कोई भी नई चीज़ होगी या जहाँ भी एमएनसी जाने। तो इससे क्या हुआ बताइए कि इसकी वजह से देयर वाज नाउ समथिंग वाज प्रोड्यूस्ड एट सर्टेन प्लेस, असेंबल्ड एट अदर प्लेस, services are given from some other nations and it is catered या बेचा जाता था, sold in some other nation। 4-5 जगह होगा कि नहीं? This has given birth to multinational companies। कोई चीज़ बनी कहीं, assemble कहीं हुई, dispatch कहीं हुई, सर्विस कहीं से दी जाए, तभी तो मल्टीनेशनल कंपनी का उदय उसी पे चैप्टर ना। जो भी गुड्स हैं, goods are produced in one nation, assembled in other nation, ठीक है, and जो services are provided by some other nation, जो कि इंडिया कर रहा है, by some other nation। This has given birth to multinational company। Now MNC आ गए। This was a very tough time for the traders। जो ट्रेडर्स से छोटे ट्रेडर्स थे ना, स्मॉल ट्रेडर्स, it was very tough time। These MNC engulfed small traders, सबको वो निगलती चली। However, who managed to survive or who merged, जिन्होंने हाथ मिला लिया मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, it also has given open competition in market। दुनिया में लोगों ने ये समझ लिया, पहले वही पार्ले जी खूब चला करता था, अब पार्ले जी को समझ में आ गया ये MNC आ गई, अच्छे बिस्किट नहीं बनाओगे तो निकल जाओगे मार्केट से। नहीं तो वही 2.5 रुपये और 4 रुपये का पार्ले जी खूब चला था, डल्ले से 30 साल तक चला, 40 साल तक चला। बात समझ में आई कि नहीं? तो जब MNC आती है तो क्या होता है? आपको अपनी क्वालिटी में सुधार करना पड़ता है, पैकिंग में सुधार करना पड़ता है, हर चीज़ में और रेट में भी कम्पीट करने के लिए। तो इस तरीके से दुनिया में क्या इससे कुछ कंज्यूमर को भी फायदा हुआ होगा कि नहीं? क्या फायदा होगा? क्वालिटी मिलेगी और दुनिया का जो सबसे बेहतरीन माल है वो तुम लोगे। इवन तुम ऐसी कई चीज़ें यूज़ करते हो, तुमको पता भी नहीं है कि वो इंडिया की है कि कहाँ की, कैलविनेटर कहाँ की, कैसे बहुत सारी फ्रिज हैं, सैमसंग की तो LG की, तो मालूम भी नहीं होगा कहाँ की। हम इतना MNC के अभ्यस्त हो चुके हैं, वी इवन डू नॉट नो विच ऑफ दीज ऑफ कंपनीज आर ऑफ इंडिया। क्योंकि जो यहाँ की हैं इन्फोसिस वो भी पूरी दुनिया में है, और जो वहाँ की हैं सैमसंग वो भी पूरी दुनिया में है। तो हमको पता ही नहीं चलता कौन यहाँ की कौन वहाँ की। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो इससे क्या हुआ बताइए? Now, there was a tough competition। जब इस तरीके का लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना ये दिखाया जा रहा है। So there was tough competition among जो भी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज के बीच में कंपटीशन हुआ। क्वालिटी ऑफ गुड, क्वालिटी ऑफ गुड्स improved and prices came down।
लोग थोड़े मार्जिन में बेचने लगे, क्योंकि अब उनका सामान पूरे विश्व में बिक रहा है, तो अगर अच्छा होगा तो पूरी दुनिया खरीदेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, प्राइजेस केम डाउन हो गए। इट हैज बेनिफिटेड कंज्यूमर्स, ओके, कंज्यूमर को फायदा हुआ। हाउएवर मैनी स्मॉल ट्रेडर्स गॉट रूइंड, कुड नॉट compete एंड दे लेफ्ट द मार्केट, उस रेस से बाहर हो गए ना। सो मैनी स्मॉल ट्रेडर्स compete and they were marginalized and left out from this। ये बात हो गई। At that time, India has not opened its market for, किसके लिए बताइए, मल्टीनेशनल कंपनीज फ्रॉम फ्रीडम टू 1991। अब इंडिया की बात है, ये तो हमने देखा दुनिया में क्या हो रहा था, इंडिया का देखो, इंडिया हैज नॉट ओपन, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। क्या कहते हैं, इस सब लोग बोलते हैं हाँ भाई सब लोगों को सबको मिलना चाहिए, इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, इट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, उदारवाद। लिबरलाइजेशन किसमें, इन ट्रेड, सिर्फ ट्रेड के मामले में यह है। ठीक है, इंडिया हैज नॉट ओपन इट्स मार्केट, अपनी मार्केट वो इंडिया ने खोला ही नहीं। ठीक है, सिंस फ्रीडम टू 1991। Why India has done so? इंडिया ने ऐसा क्यों किया, बोलो। क्या इंडिया के प्रोडक्ट बता नहीं रहे तुम, इंडिया के प्रोडक्ट, हम पहली बात तो एक तो कांग्रेस की सरकार थी और फिर हम आज़ाद ही हुए थे, और अगर हमारे यहाँ सब टेक्सटाइल और वो सब रूइन हो गए थे, बात समझ आ गई कि नहीं। सो वी वर ड्यू टू कोलोनाइजेशन वी कुड नॉट डेवलप, हमारा आर्टिजन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट सब खराब हो चुका था, हम compete नहीं कर सकते थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से हमने कहा कि, और गांधी जी ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा रखी कि भाई खुद अपने आप जो लोग खुद स्किल डेवलप करें, तो इसलिए स्किल अपना करें और अपना कमाए खाएं, हमें बहुत ऊंचा उठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने लोग हैं, अगर हम यहाँ मशीन ले आएंगे तो सब बेरोजगार हो जाएंगे। मशीन तो ले आए, हमारे यहाँ 70% खेती है, ले आओ थ्रेशर, ट्रैक्टर, कंबाइनर सब ले आओ, हार्वेस्टर, तो सब कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा सबके हाथों में रोजगार होना ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं कि सब भूखे मर रहे हो कुछ लोग अमीर हो जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि सबको मिलना चाहिए। तो जो हमारा उद्देश्य था कि कैसे हम सरवाइव करें, बात समझ आ गई कि नहीं। तो इसलिए क्यों ऐसा किया बताइए, बिकॉज वी केम आउट फ्रॉम कॉलोनियल रूल एंड वी वर पुअर एंड कुड नॉट कम्पीट। ये हो सकता है वी मे नॉट कम्पीट, माइट नॉट कम्पीट विद दोज मल्टीनेशनल कंपनीज। सो हमारी गवर्नमेंट की उस समय की पॉलिसी यही थी, लेकिन मनमोहन सरकार ने बोला अब बहुत हुआ। 1991 में सरदार जी बोले कि अब आपको कम्पीट तो करना होगा, नहीं तो हम इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं। सो इसलिए एज वी केम आउट फ्रॉम colonial rule and we were already exploited, हम पहले से ही 200 साल पिछड़े हुए थे। जो किसी का गुलाम रहेगा वो दुनिया में क्या तरक्की कर पाएगा, ठीक है ना। सो एंड वी वर पुअर एंड नॉट फैमिलियर, कॉलोनियल रूल से जो आएगा तो
हम लोग तो फ्रीडम फाइट में ही अपना सारा समय लगा रहे थे। हमारा यूथ क्या, कितने लोग कॉलेज जाओ, कॉलेज छोड़ो, अब सविनय अवज्ञा तो कौन सा अवज्ञा, बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या वो कर पाएंगे क्या? तो ऐसे में हम compete ही नहीं कर पाए, हमारा यूथ इन्हीं सब में ही उलझा रहा। We were poor and ऐसे टाइम पे अनस्किल्ड थे, या ये भी ले सकते हैं कि एंड माइट नॉट कम्पीट विद आउटसाइड कंपनीज। इसलिए हमने अमन क्या किया होगा, सो वी हैड पुट ए ट्रेड बैरियर ऑन देम and imposed a heavy import duty on them so that they cannot enter, and if at all they enter into Indian market, their price would become so high that they are thrown away from the market। बहुत महंगा कर दो कोई चीज तो अपने आप ही मार्केट में नहीं चलेगी, ठीक है? तो might not compete with outside companies। सो गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अर्चिता सेंटेंस पूरा करो। So government put on trade barriers. और बोलो, पुट ट्रेड बैरियर्स ऑन देम, कि कितना सामान आ सकता है। ट्रेड बैरियर का मतलब समझते हो कि इतना ही आ सकता है, बहुत ज्यादा भी नहीं आ सकता, इतना ही ला पाओगे हर साल। एंड और इम्पोज हैवी इंपोर्ट ड्यूटी, उन पे बहुत सारा आयात शुल्क लगा दिया। एक है निर्यात शुल्क, एक क्या होता है, आयात शुल्क। एंड इम्पोज्ड हैवी इंपोर्ट ड्यूटी ऑन दैम। ठीक है, अब देखिए लिबरलाइजेशन इन इंडिया, भारत में उदारवाद का उदय। इंडिया इन 1991, ठीक है, दैट इज यूपीआई गवर्नमेंट विच इज लेड बाय कांग्रेस। इट हैज लिफ्टेड ऑल ट्रेड बैरियर्स। तो हमारे यहाँ के सारे छोटे छोटे ट्रेडर्स फिर क्या किए, या तो एमएनसी से मिल गए, उनमें मर्ज हो गए, या हटी गए मार्केट से, क्योंकि वो जो नहीं कम्पीट कर पाए। सो दैट इज इंडियन गवर्नमेंट लिफ्टेड ऑल ट्रेड बैरियर्स import duty was reduced to a nominal rate। बहुत कम शुल्क रखना तो पड़ेगा क्योंकि वो इनकम का जरिया है ना। तो import ड्यूटी कितनी ली गई, ड्यूटी was reduced to a nominal rate, ठीक है? इससे क्या हो गया, ट्रेड रिलैक्सेशन वाज गिवन। ठीक है, तुम हमारे यहाँ आओ, तुमको जमीन देंगे, तुम्हारी नीति ऐसी होगी, ठीक है? इसका मतलब समझो, ट्रेड रिलैक्सेशन वाज, इस चीज को समझो। ट्रेड रिलैक्सेशन का मतलब समझिए दिव्या, गवर्नमेंट ने सिर्फ यही नहीं कहा कि तुमको जमीन देंगे, ठीक है, तुम हमारे यहाँ जब चाहो तुम्हारे एमएनसी में जो काम करेंगे, मर्जी हो पेंशन देना न देना, अच्छा जितने दिन काम लेना उतने ही दिन की पगार देना, वो बीमार हो जाए तो पगार भी मत देना, और जब मर्जी किक ऑफ भी कर देना। तुम 16 घंटे काम लेना चाहते हो ले लेना, इनके हिसाब से चलाया। एमएनसी में तो ऐसी हालत हो गई है आज, जो हमारे यहाँ काम करने वाले हैं 16-16 14-14 घंटे काम करते हैं। तुम पूछ लो जाके कॉल सेंटर वालों से जो एमएनसी में करते हैं, नहीं तो कई तो तुम्हारे साथी होंगे ही, तुम्हारे जानकार। एमएनसी में दे आर टेकिंग वर्क एज पर देयर टर्म्स एंड कंडीशन, दे मे किक ऑफ द पर्सन। इसी शर्त पे एमएनसी काम करती हैं, वो हमारे यहाँ नहीं काम करेंगे, कहेंगे अच्छा तुम हमें नहीं दे रहे हो
हम अपना सामान ले जा रहे हैं, तुम हमें दे रहे हो, हमारे हिसाब से लेबर काम करेंगे, वो घाटे पे थोड़ी ना चलेंगी। दुनिया में बहुत जगह बहुत लोग काम करने वाले हैं, इंडोनेशिया और इन सब जगह पे बोल रहे हैं हमसे 18 घंटे काम ले लो, बस सोने का दो। तो अगर तुम उनको उनके हिसाब से नहीं लेबर देने दोगे, कहोगे नहीं इनको पेंशन भी दो, इनसे 8 घंटे काम लो, तो क्या उनका फ़ायदा होगा? उनको भी तो वर्ल्ड में कम्पीट करना है, तुमको बहुत रिलैक्सेशन देने होंगे। तो हमारे यहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, एमएनसी में काम करके खुश नहीं है, तो वो रुला के काम लेती है कहीं पर भी। ऐसा समझ आया? बाइजू वाला भी जो है आया है, बाहर से आया है, तो 16-16 घंटे हमारे साले को उसने नोएडा का मैनेजर बना दिया था, MBA किया हुआ था, तो इतना गंटे किया, उसकी स्पाइन ही करप्ट हो गई, वो घर ही बैठ गया। 60,000 रुपये देती थी, उससे ज़्यादा काम लेती। आप समझो, तो इट इज़ जो भी MNCs हैं, दे आर, ये इनके ऊपर कोई ये नहीं है कि गवर्नमेंट के बहुत कम रेगुलेशंस होते हैं। तो जब मैं ये कह रहा हूँ ट्रेड रिलैक्सेशन, इसमें बहुत कुछ है, तभी ये चीज़ आगे आएगी, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एप्रिशिएटेड दिस स्टेप ऑफ इंडिया, कि भाई इंडिया भी अब आ गया है, इतने साल तक अलग रहा था। तो वर्ल्ड ट्रेड, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन appreciated this step of it. अब देखो, now WTO aims to liberalize international trade. WTO का काम क्या है? Aims to liberalize इसका एक नुकसान समझो। यहाँ पर ये क्या है बताइए? दैट इज इंडिया। अगर आप देखो तो यहीं पे तो अमेरिका है, ठीक है। अब अमेरिका में क्या हुआ? इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सब्सिडी दे दी। किस चीज पे सब्सिडी दे दी? देखो यहाँ पर कितने किसान है बोलो इंडिया में? क्या 70% फार्मर है? और वहां पे कितने हैं बोलो? वहां पर 2% फार्मर है। और यहाँ कितने हैं? 70% फार्मर। तो 2% है, वो थोड़े लोग काम करें तो गवर्नमेंट कहती फार्मिंग करो, फार्मिंग करो, प्रमोट करती ना फार्मिंग के लिए। तो उसने वहाँ फर्टिलाइजर में सब्सिडी दे दी, सब चीज़ में, और चूंकि वो मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उनके अनाज बहुत सस्ता पैदा होता है। तो उन लोगों ने क्या किया, जो फार्मर्स ने वहाँ के जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस है वो इंडिया में डालने शुरू किया, क्योंकि इंडिया तो एक कंज्यूमर मार्केट भी सबसे बड़ा है। 150 करोड़ लोगों को खिलाने का मार्केट, कितना छोटी सी जगह है, जरा सा ट्रांसपोर्ट करो, सामान ऐसे ही बिकते हैं, बहुत दूर नहीं ले जाना है यहाँ बेचने के लिए। उसी में ही इतनी छोटी सी में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट, लेस ट्रांसपोर्टेशन पे अवेलेबल है कि नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया, जब यहाँ पर खेती की, खेती में सब गवर्नमेंट ने, अमेरिका ने सब्सिडी दे दी, बोल इतनी सब्सिडी दे दी कि जो चीनी है, चीनी मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, वो चीनी वहाँ 15 रुपए किलो ही पड़ी। किसान को ना बिजली देनी पड़े, ना कुछ फर्टिलाइजर है, वो थ्रेशर से काट रहा है, वो बस मुनाफा लेगा, उसका क्या है। तो उसने 15 रुपए में यहाँ चीनी बेची। गवर्नमेंट भी देख रही, बोला तब तक बेचो जब तक यहाँ के किसान जो चीनी उगाते हैं उनकी कमर न टूट जाए, तब तक अपनी चीनी बेचो। जब सब हट जाए तुम 100 की कर देते। चालाकी देखो उसकी, कह रहे वो गरीब लोग हैं, तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। मान लो तुम यहाँ से कोई चीज़ लेके आते हो बाहर से बहुत चीपर, तुम किसी दुकान के बगल ही खोलो, तुम बहुत पैसे वाले हो, वो 10 रुपए का समोसा बेचा, तुम 3 ही का बेचना शुरू कर दो, हट जाए 20 का कर देना, उसको हटा तो दो। ये पॉलिसी अपनाइए। MNC कंपनी ने क्या किया बोलो, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये ट्रिक, इट वाज ए फाउल ट्रिक, हाउएवर MNC it is under developed countries, WTO is affiliated by developed countries, it is a cheater। ये क्या कर रहा है, ये हमारे यहाँ के तो ट्रेड बैरियर हटवा ले रहा है, लेकिन जब हमारे यहाँ का सामान उनके यहाँ पहुँच रहा है, कहता है इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ क्वालिटी, ऐसा ऐसा, और उनके यहाँ ट्रेड बैरियर लगवाए बार बार। अब की बार भी UN हुआ था 1.5 महीने पहले, जयशंकर प्रसाद चिल्लाते रहे कि ये WTO आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ से हटवा लिया।
and you are working under the direction of developed countries, why they are not removing the trade barriers? बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो they are using you to make the money. बोलो पूरी बात समझ में आई कि नहीं? ये चीज हो। अब इस चीज को हम लोग लिखें कि हो क्या रहा है। चलिए, सो देखिए, इन रिसेंट ईयर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has taken several steps to attract MNC. हमने बाहर की जो कंपनी है उनको अट्रैक्ट करने के लिए एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। वो इंडिया में कैसे इन्वेस्ट करेंगी बोलो? अपनी फैक्ट्री और आउटलेट लगाएंगी, बड़े बड़े फैक्ट्री खोलेंगी, प्रोडक्शन यूनिट्स खोलेंगी, यही तो इन्वेस्टमेंट है। उसी में उनके हजारों करोड़ रुपए लग जाएंगे, मशीन्स लाएंगी, फैक्ट्री, प्रोडक्शन यूनिट, तो यही तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई छोटी चीज़ तो होती नहीं है, फिजिकल कैपिटल बड़ी चीज़ होती है कि नहीं? तो ये प्रमोट हो रहा है। योगी के अभी योगी ने जो किया था, हरिद्वार में रैली की थी, 3 लाख करोड़ रुपए का उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट आ गया। 3 लाख बाहर से सबको बुला लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री भी बुला सकता है, तो नोएडा में करते रहते हैं और ओखला यूनिट, तो इस तरीके से। नाउ अब देखिए, many small producers and the employees are suffering due to this competition. Employees की तो suffering तुमको पता है ना, तो लिखो many small traders and जो producers हैं are sufferer of दिस ग्लोबलाइजेशन। ये जो विश्व का भौगोलीकरण हुआ है, इससे छोटे व्यापारियों को और उत्पादनकर्ताओं को गहरा धक्का लगा है। सफरर ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। नाउ इट हैज ऑल्सो कॉज्ड ए टीडियस एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड लेस वेलफेयर एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। तुमको कभी भी किक ऑफ कर देगा। तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, जाओगे तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाओगे, वहाँ भी कुछ नहीं होगा, वहाँ बस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड देखा जाता है। सही है। तो इसलिए इसने क्या किया है, इट हैज कॉज्ड, इट हैज रिजल्टेड, क्या रिजल्ट क्या है बोलो? टीडियस वर्किंग आवर, लॉन्ग वर्किंग आवर एंड अनसर्टेन फ्यूचर, कभी आपको हटाया जा सकता है, फ्यूचर ऑफ इट्स एम्प्लॉय। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर यू कैन नॉट इम्पोज मच रेगुलेशंस ऑन एमएनसी। एमएनसी बहुत पैसा देती है, बहुत टैक्स देती है गवर्नमेंट को, तो उन पर ज्यादा रेगुलेशन लगाओगे चली जाएंगी। ओके, आगे देखिए, डेवलप्ड कंट्री क्या होता है बताइए। अब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री का खेल देखिए। सो डेवलप्ड कंट्री हैव कंट्रोल ओवर WTO। Developed countries have hold over WTO. These countries do not remove
देयर ट्रेड बैरियर, वे अपने व्यापार प्रतिबंध तो नहीं हटाती, देयर ट्रेड बैरियर्स, हाउएवर होपिंग डेवलपिंग कंट्री टू remove it and developing country like India is falling prey of it. Developing हम इसके शिकार होते जा रहे हैं। हमारा बहुत अच्छा सामान भी दूसरे देशों में जाने पर उसे कंडेम किया जाता, नहीं तो अच्छे अच्छे हमारे फूड आइटम्स ये हल्दीराम के कई हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में उनकी जगह ही नहीं दी जाती, उन पे ट्रेड ड्यूटी लगा दी जाती, तो हमारे लोग कब अमीर होंगे? हमने तो उनके सब आइटम्स अपने बाजार में ले लिए हैं, लेकिन अगर हमारे को नहीं देंगे तो उनका बाजार हमारे लिए नहीं खुला है, वो बंद है, और हमारा बाजार उनके लिए खुला है, वो धड़ाधड़ बेच रही हैं, हम बेच ही नहीं पा रहे। ठीक है, सो इसलिए we can say that WTO is biased in this case. WTO उन्हीं के अंडर ही में तो है, होल्ड ओवर। ओके, नाउ चलो अब कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन इसी के करना है, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, दैट इज would you say Ford Motor is MNC? Why? Would you say Ford Motor is MNC? Why? Yes, Ford Motor is an American company and Ford Motor is American company, ठीक है, which has production units over 26 countries of world, which has production units in 26 countries of world. तो इसलिए MNC हो गया। Its unit is also set up in India for production। अभी हाल फिलहाल में ये सेटअप हुआ, ज्यादा साल 1-1.5 साल हुआ होगा मुझे लगता। तो जैसे जर्मनी की कौन सी है, हाँ वॉल्क्सवैगन, अभी तो उसकी बहुत गाड़ियां आ रही हैं, W उसका सिंबल है, वो हिटलर के समय में ही थी। चलो, that is its unit is also opened in India recently। तो इसका आंसर यस है। क्या ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो हाँ, ये फोर्ड एक बहुराष्ट्रीय कंपनी। सेकंड क्वेश्चन देखो, What is foreign investment? How much did Ford Motor invest? यही क्वेश्चन सेकंड है क्या बुक का? देखो जरा, ये नहीं है, यही है सर। तो क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, आंसर ही लिख रहे हैं। What is foreign investment? Investment made by MNC, MNCs for production in countries, production in other countries is called foreign investment। Ford Motor has invested rupees 1700 crore in India।
Okay. By setting up their production plants in India, MNCs such as Ford Motors take the advantage not only the large market that countries such as India provides, but also the lower cost of production. अगर वो भारत में अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स करती है स्थापित, तो क्या इससे फोर्ड मोटर की कॉस्ट लोअर हो जाएगी? क्योंकि हमारे यहाँ का लेबर जो है चीपर है और हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ेगी। यहीं अगर बन रही तो हम यहीं से ले रहे हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा? ठीक है। So yes, the cost as we have the cheaper labor and also the production cost will transportation cost is reduced. So that car of Ford will be cheaper for the consumer of India. So yes, as labor in India is cheaper. आपको ये बात मालूम है कि बांग्लादेश में एक व्यक्ति 700 रुपये डेली का लेता है और एक शर्ट को सिलने में 75 पैसे ले रहा है, 75 पैसे, और एक दिन में वो 1000 शर्ट सिल देता है। उसके पास जो मशीन है, कट कट मशीन देखो यूट्यूब में, तो इस तरीके से उसको पैसा भी मिल जाता है। 75 पैसे एक पे ले रहा है तो 1000 शर्ट का कितना हो गया? 750 रुपये। और उसी को एमएनसी ली कूपर के नाम से 4000 5000 बेच, बांग्लादेश से 75 पैसे में सिलवाती है। तो स्मॉल ट्रेडर्स कई बार बना के दे देते हैं ली कूपर को, ली कूपर अपना स्टैंप लगाती है और बेचती है। हाउएवर इट आल्सो रेगुलेट्स द क्वालिटी, वो सब चीज़ देख लेती है, बट बड़े चीपर रेट पर वो चीज़ें वो। एंड ऑल्सो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। तो it will benefit consumer. In terms of cost, it will be cheaper. अब देखिए एक 6th क्वेश्चन इसका देखो, that is how MNC is different from other companies. ये important क्वेश्चन। 19 को किस चीज का पेपर आता होगा? मैथ्स का किसका? आपका एसएसटी है। अब एसएसटी में तो और कुछ नहीं रह गया ना, पूरा तो हो गया ना, अभी भी कुछ पढ़ना है एसएसटी। एग्रीकल्चर कैसा चैप्टर है? और KV2 का पहला टेस्ट किस चीज का है? हाँ, तो मैथ्स है ना। 19 को मैथ्स है और 21 को ना। अब जरा देखें MNC, लास्ट क्वेश्चन आज का, MNC एंड अदर कंपनी। मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैथ्स हम लोगों ने बहुत अच्छी कर ली है। 4 चैप्टर तो ऐसे ही पूरे डटा ही दिया आपको, फिर भी मैं एक दिन करा दूंगा। चलो, आज कितनी तारीख हो गई? 16, 17 और 19 को पेपर है ना। कल थोड़ा सा हम लोग एग्रीकल्चर कर लेंगे और जो हिस्ट्री का बचा हुआ, हिस्ट्री में कुछ बचा है ना, वो नहीं कुछ नहीं बचा। सिविक्स का भी कुछ बचा है। चलो ओके, ठीक है, फिर हम लोग मैथ ही करेंगे। मैथ करते हैं 2 दिन से, ठीक है। आपका तो हो नहीं पाएगा वैसे भी, हम तो सोच रहे हैं कहाँ हो पाएगा। कार्बन कंपाउंड उठाएंगे तो 15 दिन लग जाएंगे, तो इस अभी वो 2-3 इतना ज़्यादा करा दिया। पुराना वाला हमारा वीडियो देख रहे हो, उसी से होगा। चलो, MNC क्या होती है? ओन एंड कंट्रोल प्रोडक्शन। इसे नोट करो, MNC ओन एंड कंट्रोल प्रोडक्शन।
ठीक है, इन मोर देन वन कंट्री। जबकि इट डज इट इन वन कंट्री, ये सारा काम वो कितने देश में करेगी? इन वन कंट्री। तो एमएनसी और दूसरी कंपनी में ये फर्क है। There is high level of capital investment. और जबकि इसमें क्या होगा? लो लेवल, इसमें ज्यादा नहीं होगा, लो लेवल ऑफ कैपिटल। इट compete ग्लोबली, इसका पूरे विश्व के compete ग्लोबली। वास्तव में ये जो होगी ना मैकडॉनल्ड्स का, उसका केएफसी से भी एक कंपटीशन होगा। जब केंचुकी फ्राइड चिकन है ना केएफसी, वो कहीं और की है, और लोकल से भी होगा। लेकिन वो किससे करती है? इट कम्पीट्स विद लोकल कंपटीटर्स, compete with local they earn huge profit and ठीक है, these earn huge profit and own resources at cheaper rate। जो चीज जहां जहां से सस्ती मिलती है पूरी दुनिया में, वहीं से उठाती है, उसको तो लोकली उठाना पड़ेगा। and own resources and services, क्या सर्विसेज भी चीपर रेट पे ले लेती हैं? at cheaper rate। जबकि ये क्या करेगी? it earn less profit and ये जो ओन करती हैं या बाई रिसोर्सेज एट कॉस्टलियर, एट कॉस्टलियर प्राइस। इतना ही रखो। और भी क्वेश्चन है, अब आप लोग पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी जाते ही चेक कर देंगे आपकी का।